नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं बजट की। जी हां, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, उससे पहले ये आखिरी पूर्णकालिक बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर पेश किया। सवाल यही है कि किसे क्या मिला, आपको क्या मिला, हमें क्या मिला, इस देश के अन्नदाता को क्या मिला, इस देश की महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या मिला। इसी पर आज बात करेंगे और मोटे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में किसको क्या मिला है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, कहां से शुरुआत की जाए, क्योंकि टैक्स पेयर को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। उसके स्लैब जो थोड़े कम किए गए हैं, 7 लाख तक उसको बढ़ा दिया गया है कि आप टैक्स अब मत दें, ना दें, यहीं से बात शुरू करते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जब वो सेक्शन बजट का जो डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है, हाँ। वो जब पढ़ा जाएगा और उत्सुकता रहती है कि जो हमारी मौजूदा कमाई है उससे ही क्या कुछ और ज़्यादा रुपए हमारी जेब में आएंगे क्या। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ टैक्स राहत मिलती है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और घोषणा के वक्त ऐसा लगा भी कि देखिए 7 लाख तक जो है इनकम टैक्स रिबेट हो गया, एग्जेम्पशन हो गया। मतलब आप 7 लाख तक अगर कमाते हैं तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, ये बात कही गई। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पहले जो हम इनकम टैक्स आपसे लेते थे, ये तो हो गई नहीं देने वालों की बात। अब जो टैक्स देते थे उनकी बात ये हुई कि उनसे 7 स्लैब्स में लिया जाता था। हाँ। तो उसको घटा के 5 स्लैब कर दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि आपको इसमें भी कुछ फ़ायदा होगा। और तीसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये बढ़ा दिया गया। अब ये फ़ायदा तो देखिए एक स्पष्ट हो जाता है, चलिए ये 50,000 का तो समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा ये जो दोनों पार्ट हैं अब इसके फाइन प्रिंट सामने आने लगे हैं। पिछले साल नई टैक्स रिजीम आई थी जिसमें कि एक पुरानी इनकम टैक्स देने की पद्धति और एक नई इनकम टैक्स देने की पद्धति इंट्रोड्यूस हुई थी। पुरानी वाली जो इनकम टैक्स की पद्धति है उसमें हम सेविंग्स करते हैं और अपनी तनख्वाह जो है वो सेविंग्स में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा बचाते हैं, टैक्स बचा लेते हैं। नई वाली में ये थी कि आपको सेविंग वगैरह पर छूट नहीं मिलता है और आप खर्च करें, सरकार की ये मंशा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में खपत अगर बढ़ाना है तो खर्च बढ़ाना है। तो बहुत लोग नई टैक्स व्यवस्था में पिछले साल भी गए थे। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सरकार को ये लगता है कि लोग अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं तो पैसा ब्लॉक होता है, तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता है। अब आज हमने देखा कि जब अनाउंस हुआ तब तो लगा कि सबों को ये फ़ायदा है, पुरानी टैक्स रेजिम और नई टैक्स रेजिम दोनों को। लेकिन हकीकत देखिए शाम होते होते सामने आ गई है बात कि केवल ये नए टैक्स रेजिम वालों को ही फ़ायदा है। 7 लाख तक का जो एग्जेम्पशन है वो केवल नई टैक्स रेजिम वालों के लिए है और ये नए स्लैब जो हैं वो भी नए टैक्स वालों के लिए हैं। अब मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप होम लोन पे टैक्स डिडक्शन लेते हैं, रिबेट लेते हैं, पुरानी व्यवस्था के आप पार्ट हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, LIC ले रखा है और पुरानी व्यवस्था के तहत जो है आप अपना टैक्स कटवाते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है। नई व्यवस्था के तहत 7 लाख एग्जेम्पशन है, 7 लाख तक का, और उसके बाद जो है 5 स्लैब के तहत आप देंगे। तो ये नई टैक्स रेजिम को एक मजबूत करने की गरज से लिया गया सरकार का फैसला है। वो सबको लाभ नहीं पहुंचा रही है, वो पहुंचा रही है जो नया टैक्स रिजीम वो पिछले साल लेकर के आई थी उन लोगों को, ताकि ये पुराने लोग जो बचत करते हैं और पैसा ब्लॉक रखते हैं उनका पैसा जो है कभी PPF में, कहीं कुछ और पैसे, ये लोग जो स्मॉल सेविंग्स करते रहते हैं इनको खर्च करने के लिए मजबूर किया जाए। तो फ़ायदा इधर दिया गया है, इधर नहीं दिया गया है। ये जो पर्सनल इनकम टैक्स में ये बात अब स्पष्ट होकर के सामने आ गई है कि ओल्ड टैक्स रेजिम जो इनकम टैक्स का है उसमें जो लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, ऑप्शनल है। जो नई टैक्स रेजिम में है। अब मान लीजिए मैंने होम लोन ले रखा है
तो मैं तो पुरानी टैक्स रेजिम में ही रहूंगा ना, तो मुझे तो नई घोषणाओं का कोई फायदा नहीं है। तो यानी टैक्स पेयर के लिए, यानी जो सैलरीड क्लास है, हाँ, तो शुरुआत में कुछ बात थी अलग, और आते आते बात हो गई कुछ अलग, तो वो बात हो गई। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आयकर की घोषणा कर दी गई है, अब क्या चाहिए? तो कह रहे हैं आय चाहिए, यानी कि सैलरी जो बेरोजगार हैं, देश के युवा हैं, उनके लिए क्या बजट में रहा? अब देखिए, सवाल ये भी है कि युवाओं को चाहिए क्या? चाहिए उनको रोजगार। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है। आप ये समझ लें कि जब युवा कमाएगा तभी तो ये टैक्सेशन के दायरे में आएगा, और बेहतर कमाएगा तभी तो सरकार को टैक्स दे पाएगा, क्योंकि 7 लाख तक अगर कमाता है तब तो वैसे भी सरकार को कोई उसकी कमाई से फायदा नहीं होने वाला है, और कमाने के लिए उसको चाहिए रोजगार। अब रोजगार के फ्रंट पर कोई बहुत सीधी बात मुझे इस संदर्भ में दिखाई नहीं पड़ती है कि भाई रोजगार देने की संकल्पना जो है वो हम इतनी रोजगार इस साल हम देंगे, या कुछ इस तरह की बात जो घोषणाएं पहले होती रही हैं उस तरह से कुछ बात नहीं। कहते थे खाली 2 करोड़ रोजगार। अब इन्होंने अभी क्या कहा है, जी हाँ, अभी क्या कहा है उन्होंने हिमांशु, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, और वो गजब बढ़ाया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 3.3% हो गया है, 33% उछाल लाया गया है, और 10 लाख करोड़ कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ होती है कि भाई निवेश सड़क बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, आधारभूत संरचना को मजबूत करने में। इससे क्या होगा कि आपके देश में निवेश बढ़ेगा, लोग आएंगे। जब आपके यहाँ बेहतर आधारभूत संरचनाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो लोग आएंगे, वो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, नौकरियाँ देंगे, और उसके बाद फिर रोजगार सृजन होगा। तो ये एक लंबा सिलसिला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी आप पैसे लगाते हैं वो आज में तो फायदा देता नहीं है, वो एक लंबा जेस्टेशन पीरियड उसका होता है, 8-10 सालों में असर करता है। और ये पिछले 3 बजट से हम देख रहे हैं कैपेक्स में बहुत खर्च किया जा रहा है, बहुत निवेश किया जा रहा है, उसके एलोकेशन को बढ़ाया जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर जो रोजगार की समस्या है वो 8-10 साल बाद जो रोजगार मिलेगा उससे तो सॉल्व नहीं होगी। फौरी तौर पर जो समस्याएं हैं वो एमएसएमई सेक्टर से फुलफिल होती हैं, जो लघु और मध्यम उद्योग वाले जो होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो छोटे छोटे उद्योग फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें नौकरियां सृजित होती हैं। सबसे बुरा हाल कोरोना के बाद हुआ है कि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा मार खाया है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आज टैक्सेशन के फ्रंट पे और एक्सपोर्ट के फ्रंट पर एमएसएमई को कुछ न कुछ बड़ी सुविधा मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी, ताकि ये जल्दी से फैक्ट्रियां चलने लगें जो बंद हैं, और जो चल रही हैं वो और तेज चलने लगे, ताकि जो माइक्रो हैं वो स्मॉल बन जाएं, स्मॉल जो है वो मीडियम बन जाएं। इस तरह से आप रोजगार बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें जो रिलीफ दिया गया वो केवल क्रेडिट गारंटी के संदर्भ में दिया गया। क्रेडिट गारंटी आप भी जानते हैं, एमएसएमई वाले जब लोन लेते हैं तो कई दफ़े डूब जाती हैं, एनपीए हो जाती हैं, तो वो देते नहीं हैं उनको लोन, बैंक वाले। तो उनकी क्रेडिट गारंटी को बढ़ाने के लिए तो कदम उठाया गया, लेकिन ये नहीं किया गया कि उनका जो जीएसटी है उसके स्लैब्स बना दिए जाएं, जीएसटी कम कर दिया जाए, उनके एक्सपोर्ट की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं। ये इस तरह की अगर कुछ आती बातें, तो एमएसएमई में अगर फोकस होता है तो उससे रोजगार बढ़ती है। तो ये भी एक, और देखिए, या तो बात अगर आप एमएसएमई की कर रहे हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आने वाले रोजगार की कर रहे हो, तो जाहिर है ये थोड़े मतलब समय लेंगे रोजगार सृजन में। कोई सीधी बात कि रोजगार इतनी हम अगले 1 सालों में हम देने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं आई है। तो थोड़ा सा नौजवानों को
मायूसी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि नौकरियों के संदर्भ में सरकार क्या करती है। नहीं, डायरेक्ट कहेंगे तो ऐसा तो कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या है और जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ। देखिए 45 लाख करोड़ का ये बजट है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और वित्त मंत्री ने ये कहा है कि लोगों की आय दुगनी हुई है और लोगों में एक बड़े वर्ग की आय दुगनी हुई है और लोगों में किसान भी आते हैं। कुछ तो मानकर चलिए कि एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है जो बताती है 1% लोगों के पास कितना धन है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। हाँ, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि कितना धन है और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। लोग कोविड काल में एक ही जो धनाढ्य व्यक्ति है उसकी ही आय बढ़ी, बाकी सबकी घट गई। ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हाँ आय दोगुनी हो गई है, ओवरऑल आय दोगुनी हो गई है। हाँ, ये बात उन्होंने कही है। और युवाओं के लिए जाहिर है कि ये मसला रहा कि उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है और बहुत सीधी तरीके से रोज़गार सृजन का कोई प्रकल्प सामने आया हो। वो उन्होंने एक जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर मान लीजिए आती है, स्थिरता आती है अर्थव्यवस्था में, तो फिर रोज़गार का सृजन ये अपने आप होता है। तो बेसिकली सरकार उस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि अगर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर करके एक बड़ा निवेश का हम वातावरण पैदा करते हैं, वो निवेश फिर नौकरियां लेकर के आएगा और वो जो एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है, उससे देश में रोजगार भी आएगा, उसमें देश में खुशहाली भी आएगी। एक लॉन्ग टर्म सोच है। एक शॉर्ट टर्म अभी फौरी फायदा नौकरियों के टर्म्स में मिल जाए, ये दिखा नहीं। हालांकि ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं 10 लाख के आसपास हर साल रोजगार मांगने वाले आपके वर्कफोर्स में जुड़ जाते हैं, उससे ज़्यादा। तो ऐसे लोग कौन सी नौकरी पाएं? एक तो युवा हो गए, बेरोजगारी जो आंकड़े आते हैं उसमें कहा जाता है किसानों से ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या कर ली इस देश के अंदर। किसानों ने भी आत्महत्या की है। उनके लिए क्या इस बजट में आप देख पाते हैं? कोई ऐसी चीज़, आप 6,000 रुपये दे रहे थे सम्मान निधि के तौर पर, वो दे रहे हैं, ठीक है, आपने थोड़ा सा बजट और बढ़ा दिया है। क्या किसानों के लिए इस देश में, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कानून वापसी हुई, लेकिन क्या कोई चीज़ ऐसी बन पाई, इस बजट से निकल पाई कि किसानों को राहत हो? किसान अब जो दोगुनी आय उनकी कही जाती है वो हो जाए। मुझे तो पिछला जो बजट था वो ज़्यादा निर्णायक लगा था किसानों का। अगर हम उनके फ़ायदे की बात सोचें कि उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो भी पैसे दिए जाने किसान को वो डायरेक्टली उनके पास जाएंगे, आढ़तियों के ज़रिए नहीं जाएंगे। एमएसपी जो होगा वो डायरेक्टली जाएगा। अब एमएसपी को लेकर के ये डिमांड बहुत दिनों से है कि भाई उसको रेज करने के लिए एक पॉलिसी आनी चाहिए और वो लीगल बैकिंग होना चाहिए उस पॉलिसी का। तो उस संदर्भ में कोई बात तो नहीं कही गई, बस ये कहा गया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड्स होती हैं उसके ज़रिए जो ऋण है वो अब 20 लाख करोड़ तक दिया जाएगा। तो 18.5 लाख करोड़ मतलब वो तो अभी है ही, तो उसमें 1.5 लाख करोड़ का इजाफा किया गया है। इसके अलावा मुझे किसानों के लिए और भी कई चीज़ें हैं, मत्स्य को लेकर के हैं, और भी जो मोटे अनाज हैं, श्री धन करके योजना चलाई जा रही है ताकि ये जो मोटे अनाज है उसकी किसानी अच्छे से हो। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन कोई निर्णायक बात, क्योंकि किसान आंदोलन फिर से सुगबुगाहट उसकी सुन रहा हूँ और फिर से कई लोग मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं आंदोलन के लिए। तो उनको डायरेक्ट करता हुआ कोई बात ऐसी कही गई हो बजट में मुझे कुछ नहीं खास। हाँ, मुझे इसमें तो नहीं दिख रहा। हाँ, 5-7 पॉइंट्स हैं जो कि अच्छी पॉइंट्स हो सकती हैं पशुपालन में। अब देखिए, जैसे एक बात है, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो गेहूं और चावल इन दोनों की कमाई से ज़्यादा बड़ी कमाई देता है किसानों को आजकल। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि कोई आदमी धान का किसान है या गेहूं उपजाने वाला किसान है, उसको उससे जितनी आमदनी होती है अगर कंपेयर किया जाता है तो उससे ज़्यादा उसको एनिमल हस्बेंड्री से होता है।
उससे मुतल्लिक कोई बात सामने नहीं आई। पोल्ट्री फिशिंग के लिए आया है, पोल्ट्री, इस तरह के जो एलाइड फंक्शंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। केवल किसानी से अब काम किसानों का नहीं चल रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं उसमें किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, 2016 में कह दिया गया था। अब वो क्या दोगुनी होगी अपने आप में बहस का विषय बनकर के ही रह गया। लागत की दोगुनी या क्या है दोगुनी, सरकार कहती है हमने तो कह दिया, विरोधी कहते हैं कि स्वामीनाथन के अनुसार होना चाहिए था, तो फॉर्मूला भी उसका है CFL+2 करके। तो अब समझ में तो बात नहीं आती है, लेकिन किसानों को फोकस रख करके और उनकी बात को तवज्जो देते हुए कि आपकी साहब MSP के लिए हमने ये पॉलिसी बनाई है, ऐसा तो कुछ नहीं था। और ऋण ले लीजिए और चीज़ें ले लीजिए और फिर चुकाइए, यही है। महिलाओं से भी कहा गया 7.5 आपको % जो है आपकी सेविंग के लिए हमने हाँ, महिला सम्मान बचत योजना तो लाया गया है। उनसे हाँ, भी, पर उनको भी सेविंग करिए। महिला सम्मान बचत योजना महिलाओं को सम्मान दिए जाने की बात है, और महिला और लड़कियां दोनों इसमें आती हैं। और कहा गया है कि 2 सालों के लिए आप 2 लाख तक की राशि आप जमा कर सकती हैं, और आपको बदले में सरकार 7.5% देगी। अब मेरी ये बात समझ नहीं आई, मेरी बात इसलिए समझ नहीं आई कि अभी भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंकों में तो 7.25% तो मिलता ही है, और कुछ प्राइवेट बैंक 7.5% ही दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अगर आप कराते हैं। तो आप वो वाला 7.5% क्यों कराएंगे जो है ही ऑलरेडी व्यवस्था। सीनियर सिटीजन्स की 7.75% है, महिलाओं की अगर आप 7.25% दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। जबकि अभी ही तमाम बैंकों में 7.25% फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है, 7.5% आप महिलाओं के लिए दे रहे हैं। कहीं कहीं कुछ बैंकों में तो 7.5% फिक्स डिपॉजिट्स पर मिलता ही है। तो ये फिर क्या था, ये मतलब कौन सी ऐसी सुविधा। हाँ, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चल रही हैं हमारे देश में, उससे महिलाओं को जोड़ने का जो एक फैसला किया गया है वो थोड़ा बेहतर मुझे लगा कि उससे क्या होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। मान लीजिए उनका कोई प्रोड्यूस है, वो कुछ करती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर जुड़ती हैं तो उसके फ़ायदे उनको होंगे, वो एक है। लेकिन ये जो सम्मान बचत योजना जैसा बनाया गया है ये बहुत कंफ्यूज कर गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर आए हम लोग, क्योंकि वो कोर सेक्टर है। उससे पहले इस देश में क्योंकि सबसे ज़्यादा मार अगर कोरोना की या किसी की पड़ी है तो असंगठित क्षेत्र पर पड़ी है। असंगठित क्षेत्र को लेकर क्या आपको कोई ऐसी योजना या दूरदृष्टि नज़र आती है? क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उसका तो एक टाइम पे चल जाता है, जो बाहर कुछ ऐसे ही पकौड़ा तलने वाली जो बातें हो जाती हैं, अब वो जो असंगठित क्षेत्र में लोग आते हैं उनके लिए क्या कोई विज़न नज़र आता है सरकार के इस बजट के थ्रू या फिर वैसे भी? देखिए, तमाम योजनाएं हैं जो सरकार उनके लिए लेकर के आती है असंगठित क्षेत्र के लिए, उनकी कमाई टैक्सेशन से दूर रहेगी, ये व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक प्रॉपर्टी डीलर साल में जितना कमा लेता है एक सफल प्रॉपर्टी डीलर, वो हमारी आपकी आमदनी से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो टैक्स दायरे से बाहर रहता है क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस को पकड़ने का कोई ज़रिया सरकार के पास उस तरह से होता नहीं है। किसान को तो चलिए हमने मान करके रखा है, उसकी आमदनी पर ही आजकल बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बड़े किसान जो कि बहुत बड़े वॉल्यूम में किसानी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो क्या टैक्स नेट जो है वो उनके लिए उनको लाया जा सकता है, इसमें हिम्मत किसी सरकार की नहीं हुई है, ना होगी। अब रहा कि असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल हेल्थ और एजुकेशन का है, स्वास्थ्य और शिक्षा का है। कोई भी देश जो सुपर पावर बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने हेल्थ और एजुकेशन पर एलोकेशन जो है वो बहुत बढ़ाए। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 रुपए जो हम खर्च करते हैं उसमें मात्र 2 रुपए हेल्थ और एजुकेशन में जाते हैं, मात्र 2 रुपए, और डिफेंस में जाता है 10 रुपए। फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी देने में जाता है 12 रुपए। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है,
जो विदेशों में सबसे ज़्यादा इस पर फोकस रहता है, उस पर हम सबसे कम फोकस देते हैं। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ इसी बजट का। इस बजट में आप जानते हैं नई शिक्षा नीति अभी हाल लागू हुई है। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन जो है वो 4 सालों का हो गया, पहले 3 सालों का था। 3 सालों का ग्रेजुएशन अब 4 सालों का हो गया। यानी कि अगर हम एक्सपेंडिचर टर्म्स में देखें तो 33% का एलोकेशन और बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। मतलब क्लासरूम बनाने में, कंप्यूटर लगाने में आपको 1 साल एक्स्ट्रा का खर्च बढ़ गया ना, तो उस हिसाब से आपको 33% मोर एलोकेशन चाहिए था ना। तो एलोकेशन तो 40,000 करोड़ से 44,000 करोड़ हुआ है। आप ही की नई शिक्षा नीति है, सरकार की नई शिक्षा नीति है, उसको लागू करना है, 4 ईयर ग्रेजुएशन कर देना है। तो एक एक्स्ट्रा साल जो बढ़ाया गया है वो तो खर्चे लेकर आएगा ना। वो खर्चा कहाँ है? वो खर्चा तो आपने दिया ही नहीं। 4,000 करोड़ से क्या हो जाएगा? हेल्थ में कहाँ है कोई ऐसी बड़ी योजना जो आपके लिए लेकर के आ रही है बहुत ज़्यादा राहत? तो एक ये था कि जो जन आरोग्य है, जन आरोग्य में सबको मौका दिया जाएगा, सबको, इस देश में जितने भी लोग हैं। तो वो आयुष्मान कार्ड जो है उनके पास होगा। और बहुत लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएगी, घोषणा होगी, लेकिन वो घोषणा नहीं हुई। हो सकता है, देखिए, अगले साल जो है वो चुनावी बजट होगा, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड बजट लास्ट था और अगला बजट जो होगा उसके बाद चुनाव लड़े जाएंगे। इस वक्त अगले साल हम चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। तो संभवतः ये बातें जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो अपेक्षित थी और नहीं आई, संभवतः वो उस वक्त आएंगी। इस वक्त तो चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हम जैसे वेतन भोगी हैं, उनकी उम्मीदें, सोचा कुछ था, मिला कुछ। चलिए, इसीलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। चलिए, हमारे दर्शक भी बताएं कि वो क्या सोचते हैं। ये जो पूर्णकालिक बजट, आखिरी बजट पेश किया गया चुनाव से पहले, वो कैसे देखते हैं इसे, और उन्हें क्या मिला है, और आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को क्या मिला है, उनकी नज़रों में क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।